बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब भले ही कुछ सरकारें अलग-अलग वजहों से अलग-अलग हित को साधने के लिए जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अब लग गया है कि जनसंख्या कम होने से, यानी कम घर में कम परिवार के सदस्य होने के अपने अलग फ़ायदे हैं। और इसमें एक चीज़ और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब आप चाह के भी जनसंख्या बढ़ाने की तरफ इंसेंटिव भी देंगे, तब भी लोग अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे में ये जो इम्बैलेंस है या फिर ये जो चिंता है राजनीतिज्ञों की, या फिर कई बार विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? क्या हम लोग बेहतर तरीके से अपने जनसंख्या का कहे कि प्रोडक्टिव ये बढ़ाएं, कि बेहतर लेबर फोर्स की क्वालिटी बढ़ाएं, या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं दूसरे मायने में, या फिर कुछ और रास्ता हो सकता है? मनु गौर साहब, ऐसे हालात में क्या करें? जनसंख्या कम करने को तो कम कर लिए, लेकिन बढ़ाना ईजी होगा नहीं, लेकिन कम होने का अलग नुकसान सामने दिख रहे हैं। देखिए, अभी सब लोगों ने जो चर्चा करी, किसी ने चीन का उदाहरण दिया, किसी ने अन्य यूरोपीय देशों का उदाहरण दिया जहां पे फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, और वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। उन देशों की जनसंख्या उनके भूभाग और उनके संसाधनों के अनुरूप कितनी रही है। जिस चीन की हम बात करते हैं, चीन हमारे से 3.25 गुना बड़ा है, और आज उससे ज्यादा जनसंख्या इस भूभाग पर हमारी है। तो आज हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे देश में बेरोजगारी की बातें सब उठाएंगे, हमारे देश में भुखमरी की बातें सब उठाएंगे, अच्छे संसाधन नहीं मिल रहे, हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं हैं, हेल्थ सेक्टर में अच्छी चिंता नहीं हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हेल्थ की भी तो जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो वो सारे संसाधन कहाँ से आएंगे? आपका इकोनॉमिक चैनल है, टैक्स पेयर के पैसे से ये देश चलता है, राजनेताओं का कुछ नहीं जाता, उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यकता है वोट की, और वो बस आके बोल देते हैं आप जनसंख्या बढ़ाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे ज्यादा बच्चे पैदा तो कर लेंगे, उन ज्यादा बच्चों को खिलाएगा कौन? उन्हें अच्छी परवरिश कौन देगा? उनके लिए अच्छा भविष्य कौन तैयार करेगा? इसकी चिंता क्या ये राजनेता करते हैं? सबसे अहम चीज ये है, और जिस चीज को, इसके पीछे बेसिक मुद्दा क्या है? ये 1976 में भी ये मुद्दा उठा था, ये 2002 में जब कमीशन बना परिसीमन का, तब भी ये मुद्दा उठा, जब उसकी रिपोर्ट आई 2008 में, तब भी ये मुद्दा उठा, और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पढ़िए। आज भी 2024 का, अभी हम रिसेंटली आम चुनाव से निकल कर आए हैं, रिसेंटली आज भी हमारे यहाँ जो सबसे कम मतदाता है लक्षद्वीप में है। आज लक्षद्वीप में 65,000 मतदाताओं पे एक सांसद चुन के आता है, और वहीं तेलंगाना का मरकाजगिरी सीट जो है, वहां पे 31.5 लाख वोटर है, वहां पे 31.5 लाख वोटरों से एक सांसद निकल कर आता है। आप लद्दाख को देखिए, आप अंडमान निकोबार को देखिए, आप दादर नगर हवेली को देखिए, जहां से सांसद 2-2 लाख 3-3 लाख वोटों पर बनकर आ रहे हैं। तो जो डिस्पैरिटी की आबादी के कारण बात हो रही है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण समझने की आवश्यकता है कि हमारा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। आजादी के समय हमारा जो अर्बन रूरल डिवाइड था, वो अब हमारा वो बड़ा था। आज की डेट में हमारी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन लगभग बराबर हो गई है। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये समस्या हमारे सामने भविष्य में दोबारा आके खड़े होने वाली है। तो इसके लिए उचित है कि अगर 1976 में जब इस चीज की चिंता की गई थी, और उसी समय से अगर हमारे देश में एक इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई होती, जो संसाधनों के अनुरूप जनसंख्या का विकास हुआ होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि कुछ राज्यों की जनसंख्या कम है, कुछ की ज्यादा है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। उन्हें आज भी भविष्य की इस चिंता को देखते हुए, और जिस फर्टिलिटी रेट की सब बात करते हैं कि फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो गया, आप किस फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं? जो सारे के सारे सैंपल सर्वे है, सेंसस हमारा हुआ नहीं, 2011 का डेटा लेटेस्ट है हमारे पास। जब आ जाएगा इस बार का डेटा, उसके बाद देखिएगा कि हमारा फर्टिलिटी रेट कितना कम हुआ है। .
तो बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि आपने बहुत ही मूल सवाल उठाया कि ये समस्या अभी अचानक से उठ खड़ी नहीं हुई है। ये पहले से समस्या थी। जब परिसीमन आयोग बना था उस टाइम भी ऐसा अंदेशा जताया गया था कि इस तरह के मुद्दे निकल करके सामने आएंगे। अगर उसी वक्त एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना दी गई होती तो ये समस्या शायद निकल कर नहीं आती। लेकिन अब मुद्दा सिर्फ परिसीमन तक नहीं आकर रुकता है, फर्टिलिटी रेट तक नहीं रुकता है और ना ही एजिंग पॉपुलेशन तक रुकता है। अब लोग यहाँ तक चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि अगर पूरी आबादी में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी तो डिपेंडेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक अलग समस्या को जन्म देता है जो हमने कई सारे यूरोपियन देशों में देखा भी है, जापान में भी वहाँ भी देखा है। पूनम मुत्रेजा जी, आपका क्या इसमें राय है कि ऐसे हालात में जहाँ दोनों दो धारी तलवार है, क्या कर सकते हैं, रास्ता क्या है बीच का? पूनम जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो आवाज हम तक पहुंच पाएगी। हाँ, सॉरी आप म्यूट पे हैं? सॉरी, अब तो नहीं हूं ना? हाँ हाँ, अच्छा, तो मैं ये कोई बात कहना नहीं। चाह हाँ, अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही, बताएं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेन मुद्दा जो है, एलिफेंट इन द रूम जिसे कहते हैं, ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है। एजिंग पॉपुलेशन जो मिस्टर नायडू ने मुद्दा उठाया, यस, इंडियाज पॉपुलेशन इज एजिंग, पर ये हमें पहले से पता था, कोई ये नई बात नहीं है। और हमने जो अभी भी हमारी 10% आबादी है वो सीनियर सिटीजन्स की है, एजेड पॉपुलेशन की है। हमने उनके लिए ना तो स्वास्थ्य की कोई चिंता करी, ना उनको सोशल सिक्योरिटी, स्पेशली जो गरीब प्रांत हैं हमारे देश में, वहां पे हमें कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर नायडू कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। दूसरा कि हमारे एजेड प्रोडक्टिव रहे। पर जहां तक इसकी बात चल रही है डिलिमिटेशन की, जिसके कारण ये आवाजें उठाई जा रही हैं, मैं समझती हूँ कि आवाज उठाना सही है, पर सीधे तौर से उठानी चाहिए कि देयर विल बी अ डिसएडवांटेज टू सदर्न स्टेट्स, के उनके पैसे भी कम होंगे, उनके कंस्टिट्यूएंसीज भी कम होंगी। इसको लेके मुझे लगता है यू कांट पनिश स्टेट्स जिन्होंने अच्छा काम दिखाया है, वो है साउथ इंडियन स्टेट्स। सिर्फ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो उन्होंने सिर्फ नहीं किया, उन्होंने विमेन में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनकी एजुकेशन में, अच्छे हेल्थ में और अच्छे गवर्नेंस, जो हेल्थ को रिलेटेड और एजुकेशन को रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि हमें सिर्फ डिबेट नहीं, ऑल्टरनेटिव्स देने चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी तो एनडीए के पार्टनर हैं, ही इज इन द बेस्ट पोजीशन टू कि वो सेंटर के साथ कोई ऐसा समाधान निकाले, मिल के जुड़ के विशेषज्ञों को लेके, कि हम जैसे आपके पहले स्पीकर ने कहा कि बहुत से प्रांत है जहां पॉपुलेशन बहुत कम है और कंस्टिट्यूएंसीज के भी नंबर्स कम हैं। हम क्यों नहीं डिलिमिटेशन के द्वारा एक नई सोच लेके आए, क्योंकि पूरा विश्व और इंडिया बहुत जल्दी से बदल रहा है। पॉपुलेशन डायनामिक्स इसे कहते हैं, डायनामिक्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर नीति हमारी, हर प्रोग्राम ये पॉपुलेशन डायनामिक को लेके धीरे धीरे कम होनी चाहिए। जहां तक ये सवाल है कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें इन दोनों स्टेट्स में, अरे 2 साल में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। आप 2 साल में कैसे बच्चे इतने पैदा कर पाएंगे कि आपकी कंस्टिट्यूएंसीज इंपैक्ट नहीं करें? तो ये जो इन्होंने उठाया है मुद्दा, इशारा किया है, एक डायरेक्ट डिस्कशन होना चाहिए और ये भी उनको मालूम होना चाहिए। और मुझे लगता है ये दोनों स्टेट्स जो बहुत अच्छा काम किए हैं और एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनको मालूम भी होना चाहिए कि किसी भी देश में पॉपुलेशन का रिवर्सल नहीं हो पाया है और ना ही ये हो सकता है। अगर हम उदाहरण अच्छे लेना चाहते हैं तो हम नॉर्वे, फ्रांस और डेनमार्क का उदाहरण ले, जहां पॉपुलेशन स्टेबलाइज हुआ है।
माने कि वहां पे महिलाएं 2 और 2 के करीब बच्चे दे कंटिन्यू टू हैव, क्यों? क्योंकि उनको वर्क और फैमिली लाइफ बैलेंस के लिए स्टेट बहुत सपोर्ट करती है। गौर साहब हमेशा कहते हैं पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे अगर हम यंग पीपल में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास 370 करोड़ यंग पीपल है, मेजॉरिटी ऑफ हु आर नॉट स्किल्ड, और जो स्किल्ड है बहुत से लोग हमारा ब्रेन हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। हमें यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, स्किलिंग करनी चाहिए, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ से जो पैसा आएगा वो हमें अपने लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजिंग पॉपुलेशन, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमारे हेल्थ में है, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए। और महिलाओं को सिर्फ स्टेट सपोर्ट नहीं, फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। हमारे पुरुष, यहाँ पे सब पुरुष बैठे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, पर जो पुरुष प्रधान देश है हमारा, वहां पुरुष बिल्कुल महिलाओं को हेल्प नहीं करते, चाहे चाइल्ड केयर में हो, चाहे घर का काम हो। अगर महिलाएं काम, और आज लोग चाहते हैं कि महिलाएं काम करें। और फाइनली मैं ये पॉइंट बोलना चाहूंगी कि आज की जो यंग गर्ल या वुमन है इंडिया में, उसकी एस्पिरेशंस को समझिए। वो पढ़ना चाहती हैं, वो बच्चे कम पैदा करने चाहती हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उनको पौष्टिक भोजन देना चाहती हैं। और फाइनली जिस देश में हम पौष्टिक आहार नहीं दे सकते, स्कूल्स की मारामारी है, स्कूल्स एडमिशन इतना मुश्किल है, हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो वहां पे आबादी बढ़ाने की बात कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, और संख्या बढ़ाने की कैसे बात कर सकते हैं? पहले हम ये सब फिक्स करें। फाइनली मैं बस सिर्फ इतना कहूंगी कि कई सारे विकल्प, हाँ, डिलिमिटेशन को शायद पोस्टपोन कर देना चाहिए हमें, जब तक आबादी कम हो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में भी आबादी कम हो रही है, और हमें ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए नॉर्दर्न स्टेट्स में जहां आबादी ज्यादा है, कि हम फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और विमेन्स एम्पावरमेंट पे काम करें। बस।